नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आपको पता है हम जो हैं वो सीटेट जुलाई 2025 की प्रिपरेशन जो है वो इन क्लासेस के जरिए हम कर रहे हैं। और हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम जो है वो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक को उठाकर मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं उस टॉपिक के अंदर उनको हम जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सीटेट की तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक को पढ़ लेते हो तो वो जो टॉपिक है वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। अगर आप क्वेश्चंस को ही रीड करोगे सीधे, अगर टॉपिक को ना पढ़ के सीधे क्वेश्चन को ही रीड करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से जो है वो स्किप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा, उस टॉपिक की पूर्ण रूप से जानकारी आपने प्राप्त करी होगी, तो आपको जो है वो एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो है वो बैठा होगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। हम जो है वो एक टॉपिक के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं उस चीज को लेकर उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास है, हम जो है वो एसएसटी की क्लासेस या एसएसटी का अभी सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग हम एसएसटी पढ़ रहे हैं। तो एसएसटी में हम जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसका जो पार्ट है वही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री वाला पार्ट हम कर रहे हैं, इसके बाद हम जियोग्राफी वाला पार्ट भी करेंगे। तो ये जो क्लास है एसएसटी की, ये है क्लास नंबर 9। ठीक है, सीटेट के लिए ये क्लास नंबर 9 है। ठीक है, इसके पहले हम 8 क्लासेस जो हैं वो टॉपिक वाइज आपके साथ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस जो हैं इनको हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजपूत काल। ठीक है, हमने मौर्य काल पढ़ लिया था, हमने मौर्योत्तर काल पढ़ लिया था, मौर्य के बाद क्या क्या हुआ था। अब हम पढ़ने वाले हैं राजपूत काल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये काल क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस काल से बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास ये। और सबसे पहला फैक्ट है यहाँ पर कि ये जो राजपूत काल है ये 1200 से लेकर 500 ईस्वी तक के काल को भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। कौन सा काल हम बात कर रहे हैं? 1200 से लेकर 500 ईस्वी तक। ठीक है, 1200 से लेकर 500 ईस्वी तक का जो काल था ये भारतीय इतिहास में कौन सा काल कहा जाता है? ये कहा जाता है राजपूत युग। ठीक है, राजपूत युग इसको कहा जाता है। इसी तरह से हमने मौर्य काल भी पढ़ा था, मौर्योत्तर काल भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजपूत काल। ठीक है, तो 1200 से लेके 500 ईस्वी तक के काल को हम कहते हैं राजपूत युग। ठीक है, तो आगे है कि मुख्य जो राजपूत राजाओं में, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम राजपूत काल के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन कौन से राजा जो थे वो इस राजपूत काल में सबसे प्रमुख थे? कौन कौन से थे राजपूत राजाओं में? पृथ्वीराज चौहान, आपने इसका नाम सुना होगा इनका। आगे है जयचंद थे, राणा संग्राम सिंह थे, राणा प्रताप सिंह थे। ये सभी जो थे ये राजपूत काल के बहुत ही प्रमुख या बहुत ही फेमस जो राजा थे वो थे। ठीक है, तो राजपूत काल के ये सारे ही राजा थे, पृथ्वीराज, जयचंद, राणा संग्राम सिंह, राणा प्रताप सिंह, और भी बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो राजा हुए हैं राजपूत काल में वो यही हुए हैं। ठीक है, तो आगे है कि पंजाब के शासक, हमें पता चल गया कि कौन कौन से राजा जो थे वो प्रमुख थे राजपूत काल में। आगे है पंजाब के शासक भीमपाल, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल, इस वंश के महत्वपूर्ण शासक जो थे वो थे। ठीक है, तो पंजाब, आपको पता है उस टाइम कांगड़ा जो है वो भी पंजाब का ही पार्ट होता था। तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो ये भीमपाल, जयपाल, आनंदपाल, ये सभी जो हैं ये इस वंश के महत्वपूर्ण जो शासक थे वो होते हैं। ठीक है, हमने बात कर ली कि ये सभी राजा थे और ये भी जो पंजाब के थे वो भी सबसे प्रमुख थे इस टाइम पर। तो जयचाल, भीमपाल, जयपाल, आनंदपाल, ये सभी जो थे ये भी महत्वपूर्ण राजा थे। ठीक है, उस टाइम के शासक थे। आगे है कि 1029 में जो है वो महमूद गजनबी द्वारा ये हटाए गए थे। अब ये सभी जो राजा थे, आपको पता है महमूद गजनबी ने बहुत बार आक्रमण किया है भारत के ऊपर। तो उस टाइम भारत के ऊपर आक्रमण करके जो है वो महमूद गजनबी ने इन राजाओं को हटाया था। ठीक है, युद्ध करके इन राजाओं को हराकर जो है वो भारत के ऊपर अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लिया था। ठीक है, आगे है कि चौहान वंश उत्तरी भारत का शक्तिशाली वंश था। ठीक है, अब हम राजपूत काल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन राजपूत काल में भी वंश हुए हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं चौहान वंश की। ये भी राजपूत वंश ही था, लेकिन चौहान वंश जो था ये उत्तरी भारत में, कौन से भारत में? उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था ये राजपूत वंश में। ठीक है, राजपूत काल में जो चौहान वंश था ये सबसे शक्तिशाली वंश कौन था? चौहान वंश था। ठीक है,
आगे है कि पृथ्वीराज चौहान इस वंश का वीर प्रतापी। अब चौहान वंश तो था उत्तरी भारत में, लेकिन चौहान वंश का जो सबसे शक्तिशाली प्रतापी वीर जो राजा था वो कौन था? वो था पृथ्वीराज। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो था वो वीर प्रतापी और अंतिम शासक था। ठीक है, चौहान वंश का जो अंतिम शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान। यहां से हमारे क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो राजपूत काल में चौहान वंश हुआ है उसके अंतिम राजा कौन थे? तो अंतिम राजा जो थे या वीर प्रतापी राजा जो थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, आगे है जिसका मोहम्मद गौरी के साथ प्रथम व द्वितीय तराइन का युद्ध जो है वो हुआ था। ठीक है, तो तराइन का युद्ध के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और हमें हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो था उन दोनों के बीच में तराइन के युद्ध हुए थे। कौन से दो युद्ध हुए थे? जो पहला युद्ध था वो तो ये युद्ध जो था पहला ये हुआ था 1191 में। ठीक है, 1191 में हुआ था, और इस युद्ध को जो है ये इसमें जो पृथ्वीराज चौहान था उसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, यानी कि विजय कौन बना था? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1192 में, और इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो था ये जीत गया था। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी था इसकी विजय हुई थी, इसने जो था पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ये युद्ध जो था इस युद्ध में इसने इसको जो है वो इसके राज्य को हथिया लिया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध किन दोनों के बीच में हुआ है और कब हुए हैं ये तराइन के युद्ध। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन 2-3 बन जाते हैं कि तराइन के 2 युद्ध हुए थे, कौन कौन से? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और जो पहला युद्ध था 1191 में हुआ था, इसके विजेता जो थे वो पृथ्वीराज चौहान बने थे, और जो दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का ये हुआ था इन दोनों के बीच में ही, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही, लेकिन इस युद्ध में जो विजयी बना था वो मोहम्मद गौरी बना था। ठीक है, तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन बन गया, और ये जो तराइन का युद्ध है मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो कि आपसे तराइन का युद्ध या तराइन की लड़ाई आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा। आगे है कि ये जो चौहान वंश था इसका हमें अंतिम शासक तो पता चल गया, लेकिन इसकी जो स्थापना की थी ये वसुदेव ने की थी। ठीक है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव जी थे। ठीक है, इनका भी नाम आपने याद रखना है। वसुदेव जी जो थे ये चौहान वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और अंतिम राजा कौन थे? वीर प्रतापी महान जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, आगे है कि विग्रहराज। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विग्रहराज फोर्थ जो था, विग्रहराज चतुर्थ जो था ये अर्णोराज का पुत्र था। ठीक है, अब विग्रहराज जो चतुर्थ था ये अर्णोराज का पुत्र था, जिसे बीसल देव भी कहा जाता था। ठीक है, बीसल देव भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसका विग्रहराज जो चतुर्थ था इसका ही नाम बीसल देव था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है विग्रहराज किसका नाम था या विग्रहराज चतुर्थ जो था वो किसका नाम था? तो ये था बीसल देव का नाम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसे हरिकेली नाटक की रचना की थी। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली, आपने याद रखना है, हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? तो ये की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, और इसका नाम जो पुकारा जाता था ये बीसल देव पुकारा जाता था। क्या नाम लिया जाता था? बीसल देव, और इसका जो असली नाम था वो था विग्रहराज चतुर्थ। अब हम बात करते हैं आगे। विग्रहराज चतुर्थ जो था इसने अजमेर में, कहां पर? अजमेर में एक संस्कृत मठ बनवाया। कहां पर बनवाया? अजमेर में संस्कृत मठ बनवाया, जिसे आज अढ़ाई दिन का झोंपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है ये कहां पर है? तो ये है अजमेर में। ठीक है, तो विग्रहराज ने इसको संस्कृत मठ बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? संस्कृत मठ के तौर पर इसका निर्माण करवाया था, जिसे आज अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है वो कहा जाता है। ठीक है, आगे है ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है यह एक मस्जिद है। क्या है ये? यह एक मस्जिद है। वैसे तो विग्रहराज जो था, बीसल देव जो था, इसने एक संस्कृत मठ के तौर पर इसका निर्माण करवाया था, लेकिन ये क्या है? अब एक मस्जिद है। ठीक है, अजमेर में है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये अजमेर में है, और
ये जो है एक मस्जिद है। पहले तो ये विग्रहराज जो बीसल देव था उसने एक संस्कृत मठ के रूप में बनाया था, जिसे आज जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। लेकिन ये जो है ये अब क्या है, ये एक मस्जिद है जिसका निर्माण जो है, अब इसमें जो मस्जिद बनी थे उसका जो श्रेय जाता है बनाने का, वो किसको जाता है, कुतुबुद्दीन ऐकब। ठीक है, किसको जाता है, कुतुबुद्दीन ऐकब को जाता है, जिसने जिसकी दीवारों पर, अब ये बोला कि ये अगर मस्जिद है, ठीक है, तो इस पर जो है वो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है अगर, तो इसकी दीवारों पर आज भी ललित विग्रह राज की पंक्तियां अंकित हैं। ये जो मस्जिद है जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है अजमेर में, इस पर आज भी ललित विग्रह राज, अब ये कौन थे, ललित विग्रह राज की रचना जो थी, ये विग्रह राज के कवि जो थे, राजकवि जो थे या दरबारी कवि जो थे सोमदेव, उनको उनके द्वारा ललित विग्रह राज की रचना जो थी वो की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी लिख लेना है। मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि अगर आप मेरी क्लास में आते हो तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ या लिखवाती हूँ वो आप प्लीज नोट डाउन करके जरूर रखें, क्योंकि आपके लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो ललित विग्रह राज था, ये विग्रह राज चतुर्थ जो थे या बीसल देव जो थे, इनके दरबारी कवि जो थे सोमदेव, उसने इस कृति की रचना जो थी उसने। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश के सबसे महान और अंतिम राजा थे। उनका नाम जो था, इनको पिथौरा, राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे है पृथ्वीराज रासो, ये तो आपने जरूर सुना होगा। पृथ्वीराज रासो जो है, इसकी रचना या इसके लेखक कौन है, चंदबरदई। ठीक है, चंदबरदई कौन थे, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे। ठीक है, चंदबरदई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना जो थी वो की थी। ठीक है, आगे है जयानक जो थे, इन्होंने पृथ्वीराज विजय, अब पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय जो है, ये दोनों ही अलग अलग कृतियां हैं। ठीक है, तो जयानक जो थे ये भी इनके दरबारी कवि थे, किसके, पृथ्वीराज चौहान के। तो इन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक जो रचना थी, इन्होंने इसकी रचना की थी, और ये भी इनके ही दरबारी कवि थे, किसके, पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, आगे है कि इसी तरह हर्षचरित, अब हम बुक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम कृतियों की बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट कृति और आती है हर्षचरित, जो कि आपसे मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछी ही जाती है। मैं तो आपको हर क्लास में कहती हूँ कि अगर आपसे किसी भी बुक का नाम आता है, किसी भी लेखक का नाम आता है या उनकी कृति का नाम आता है, तो प्लीज नोट डाउन करके जरूर रख लें। ठीक है, क्योंकि याद करना आसान हो जाता है आपके लिए। तो इसी तरह से हर्षचरित जो थी, उसकी रचना बाण भट्ट ने की थी। किसने, बाण भट्ट ने की थी, बाण भट्ट ने की थी। तो ये जो थी, ये हर्षचरित एक संस्कृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हर्षवर्धन के जीवन काल तथा तत्कालिक भारत की जानकारी जो है वो हमें मिलती है। ठीक है, हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट के द्वारा एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना की गई थी। तो ये जो है इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में जो है वो जो हर्ष थे, राजा हर्ष थे या हर्षवर्धन थे, उनके जीवन काल और उस समय का जो भारत था, तत्कालिक भारत जो था, उसकी जानकारी हमें हर्षचरित से मिलती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आता है हमारा परमाल वंश। अब हमने राजपूत काल में चौहान वंश के बारे में पढ़ लिया, और अब हम पढ़ते हैं परमाल वंश। जी, जो परमाल वंश था, इसकी स्थापना जो थी वो उपेंद्र ने की थी। किसने की थी, उपेंद्र नाम था जिसने परमाल वंश की स्थापना जो थी वो की थी। ठीक है, तो श्री हर्ष इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शक्तिशाली शासक था, जिसने राष्ट्रकूटों को पराजित जो था वो कर दिया था। तो श्री हर्ष जो था, ये कौन से वंश का, परमाल वंश का प्रथम स्वतंत्र शक्तिशाली राजा था, जिसने जो राष्ट्रकूटों को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि परमाल वंश का जो पहला स्वतंत्र शक्तिशाली राजा था वो कौन था, तो वो था श्री हर्ष। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है। आगे है कि राजा भोज, ये जो राजा भोज थे, इनके नाम पर ही भोपाल शहर का नाम पड़ा है। ठीक है, भोपाल शहर का नाम राजा भोज के नाम
नाम पर पड़ा है। तो राजा भोज के नाम पर भोपाल शहर बसा। अपनी दानशीलता और कला और विद्यानुराग के कारण यह वंश जो था ये इस वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कौन थे? तो ये जो थे, ये राजा भोज जो थे ये परमाल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि ये कला और दानशीलता और विद्यानुराग के कारण, ठीक है, ये कला प्रेमी थे, ठीक है, और इनकी दानशीलता बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपने कहावत भी सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो ये जो राजा भोज की कहावत दी जाती है तो वो इन्हीं के कारण दी जाती है जिनके नाम पर भोपाल शहर जो है वो बसा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही दानवीर राजा थे, ठीक है। ये तो इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं ये परमार वंश के, ठीक है। आगे है कि राजा भोज ने कविराज की उपाधि जो थी वो ग्रहण की थी। अभी मैंने आपको बताया कि ये कला प्रेमी थे, अपनी बहुत ही दानशील थे और विद्यानुराग मतलब कि ये जो थे वो हर तरह की विद्या में माहिर थे, ठीक है। तो इसी कारण इन्होंने जो कविराज की उपाधि जो थी वो ग्रहण कर रखी थी। ये राजा तो थे लेकिन ये कवि भी थे, ठीक है। अपनी संगीत और कला के बहुत ज्यादा प्रेमी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चिकित्सा शास्त्र, अब जो राजा भोज हैं ये कवि भी थे और एक लेखक भी थे, बहुत अच्छे लेखक भी माने गए हैं ये। चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र तथा धर्म, व्याकरण आदि 20 से अधिक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, ठीक है। कितने? राजा भोज ने चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र और धर्म आदि जो 20 से अधिक ग्रंथों की रचना जो थी वो इन्होंने की थी, ठीक है। आगे है राजा भोज ने भोजशाला के रूप में एक प्रसिद्ध महाविद्यालय की स्थापना भी की थी, ठीक है। भोजशाला से के नाम से प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध महाविद्यालय की स्थापना भी राजा भोज ने कर रखी थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है कि राजा भोज ने जो था वो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो चित्तौड़ में राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आगे है कि भोज की मृत्यु। अब क्या हुआ कि ये जो परमार वंश का सबसे दानवीर और कला प्रेमी जो राजा था, इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु पर क्या हुआ कि पंडितों को बहुत दुख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये बहुत ही कला प्रेमी था, संगीत प्रेमी राजा था। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो पंडित जो थे वो सभी बहुत दुखी हुए। क्यों? और उन्होंने क्या किया कि इनकी मृत्यु पर एक कहावत प्रचलित हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो पंडितों ने एक कहावत प्रचलित कर दी। तो वो कहावत क्या थी? अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। आज क्या हुआ? ये कहते थे विद्वान की विद्या और विद्वान दोनों ही आज जो थे वो निराश्रित हो गए, ठीक है। तो एक तरह से ये इनका मानना था कि विद्या जो था वो राजा भोज के ऊपर बहुत ही मेहरबान थे, ठीक है। किसी भी तरह की कला, संगीत, विद्या मान लो, ठीक है। तो ये जब इनकी मृत्यु हो गई तो पंडितों ने एक कहावत प्रसिद्ध कर दी कि विद्या और विद्वान आज दोनों ही जो थे वो निराश्रित हो गए हैं, ठीक है, राजा भोज की मृत्यु के कारण, ठीक है। तो हमने परमाल वंश के बारे में पढ़ लिया, हमने चौहान वंश के बारे में पढ़ लिया, हमने राजपूत काल के दो प्रसिद्ध जो वंश हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, पृथ्वीराज रासो और हर्षचरित या पृथ्वीराज विजय, ये जो बुक्स हमने पढ़ ली हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।